Hello everyone, welcome in this online session. This is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur, once again with you. Dear trainees, आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सेल्फ कंसेप्ट, यानी कि स्व की अवधारणा। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन सेल्फ कंसेप्ट। स्व से हमारा क्या तात्पर्य है या आत्म की अवधारणा से हम क्या समझते हैं। डियर ट्रेनी, आत्म संप्रत्य एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। किसी व्यक्ति का सेल्फ कंसेप्ट उसके स्वयं के बारे में ज्ञान होना, स्वयं के बारे में ज्ञान होना। स्वयं के बारे में ज्ञान होने का तात्पर्य ये नहीं कि मेरा नाम क्या है, मेरा परिचय क्या है, लेकिन वास्तव में मैं क्या हूँ। तो अपने आप को जानना ही सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है। अपने आप को जानने का तात्पर्य है कि आपके भाव, संवेग, दृष्टिकोण, आशाएं, निराशाएं, अपने बारे में क्या धारणाएं रखते हैं, ये सब आत्म संप्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो इन सारी बातों को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। सेल्फ कंसेप्ट हमारा एक सेल्फ कंस्ट्रक्शन, आत्म संरचना, और दूसरा सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि आत्म के बारे में अभिज्ञान या आत्म के बारे में पहचान, और तीसरा सेल्फ पर्सपेक्टिव, आत्म के परिप्रेक्ष्य में। तो ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ पर्सपेक्टिव, इन तीन कैटेगरीज के अंदर हम अपने इस आत्म को समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसका क्या मॉडल है। इस संप्रत्यय का, आत्म के संप्रत्यय के मॉडल की अगर हम लोग चर्चा करें तो तीन टर्म्स का हम प्रयोग करते हैं। एक आत्म प्रतिष्ठता, यानी कि सेल्फ एस्टीम, आपकी स्थिरता, स्टेबिलिटी, और आत्म दक्षता। तो आत्म संप्रत्यय के मॉडल के तीन मुख्य भाग हैं। सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्म प्रतिष्ठा, दूसरा स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी। तो आत्म प्रतिष्ठा, दक्षता व आत्म प्रतिष्ठा ये मूल्यांकन घटक होता है। इस भाग के अंदर व्यक्ति अपने आत्म मूल्य यानी कि सेल्फ वर्थ के बारे में कोई निर्णय लेता है, और जो स्टेबिलिटी का संबंध जो है वो संगठन और निरंतरता से होता है, तथा आत्म दक्षता का संबंध योग्यताओं से जुड़ा होता है, आपकी स्किल से जुड़ा होता है। इज इट क्लियर? ओके। अब हम इसको और विस्तृत रूप से अगर हम जानना चाहें तो हम देखते हैं कि क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। तो हम इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं इसके विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा करके। तो मुख्यतः हम दो घटकों के रूप में आत्म की चर्चा करते हैं। एक तो इसका साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, और दूसरा जो एटीट्यूडनल कंपोनेंट है, यानी कि पहला मनोवैज्ञानिक घटक यानी कि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। डियर ट्रेनीज, इस घटक में व्यक्ति की विभेदीकरण करने वाली विशेषताएं आती हैं, जैसे उसकी योग्यताएं, उसकी अयोग्यताएं, उसकी पृष्ठभूमि, उसका भविष्य आदि शामिल होते हैं। तो इसे हम मनोवैज्ञानिक आत्म संप्रत्यय का नाम देते हैं। ये जितने भी मनोवैज्ञानिक घटक हैं उसके अंदर ये विभेदीकरण की विशेषताएं आती हैं। दूसरा जो दृष्टिकोणात्मक घटक है, इस घटक में व्यक्ति के स्वयं के बारे में जो उसकी भावनाएं हैं, उसके वर्तमान और भविष्य संबंधी या आशाओं के बारे में जो उसके दृष्टिकोण हैं, उसके स्वयं की उपयोगिता या दृष्टिकोण इसमें शामिल होते हैं। तो अपने बारे में किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह का रवैया है, किस तरह का नज़रिया है, किस तरह का दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोणात्मक घटक के अंतर्गत आते हैं। ओके। हाँ, अब हम ये देखते हैं कि आत्म का विकास होता कैसे है। आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है। जीन पियाजे के अनुसार अपने जीवन के प्रारंभिक काल में बच्चा जो है वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है, यानी कि अविभेदीकृत स्थिति में होता है, वो चीज़ों में विभेद नहीं कर पाता।
तो आत्म या अहम यानी कि जन्मजात नहीं होते। आत्म और अहम ये जन्मजात नहीं होते। बच्चा एक जैविक पदार्थ के रूप में बिना किसी आत्म के पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर पैदा होते ही सेल्फ कंसेप्ट नहीं पैदा हो जाता, वो एक जैविक पदार्थ के रूप में पैदा होता है। और आत्मा का विकास जो है उसके सामाजिक वातावरण से बाहर पदार्थ की मात्र परिपक्वता द्वारा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य कि आत्मा का विकास जन्मजात ना होकर बाद में पैदा होगा, जैसे जैसे वो समाज के वातावरण के इंटरेक्शन में आएगा। इज इट क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे इस आत्म को प्रभावित कर सकते हैं। आत्म को प्रभावित करने के लिए जो सबसे पहला कारक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप जानते हैं अंतःव्यक्तिक संबंध। अंतःव्यक्तिक संबंध का तात्पर्य यह है कि जन्म के समय बच्चे को आत्म का ज्ञान नहीं होता और उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। और जो माता पिता के साथ जो इंटरेक्शन होता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो इस प्रकार से उस इंटरेक्शन के माध्यम से उसका आत्म का विकास होना शुरू होता है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का तात्पर्य है कि एक तदात्मीकरण। तदात्मीकरण का अभिप्राय है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के विचारों और कार्यों को अपने विचार और कार्यों के समान मानता है, उसे हम आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। एक काम को दूसरे के साथ समान मानना, चाहे उसके विचार हों चाहे उसके कार्य हों, उसके अनुरूप मानना, इसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, यानी कि तदात्मीकरण कहते हैं, जिससे कि हम पहचान बनाते हैं। और डियर ट्रेनीज, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन का तात्पर्य है हिंदी में कहेंगे अंतर प्रतिमाकरण। अंतर प्रतिमाकरण का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपना मानने लगता है, तो इस प्रक्रिया को इंट्रोजेक्शन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो पिछला पॉइंट पढ़ा, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर बनना चाहता है, समान बनना चाहता है। लेकिन जो इंट्रोजेक्शन है, इंट्रोजेक्शन में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना अंग समझने लगता है, उसका पार्ट मानने लगता है, उसका हिस्सा मानने लगता है। आइडेंटिफिकेशन में वो समान समझता है, एक बराबर समझता है, लेकिन इंट्रोजेक्शन में इतना अंतर है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना एक अंग समझने लगता है, उसका एक हिस्सा समझने लगता है, उसका पार्ट समझता है। ओके। उसके बाद है लैंग्वेज। भाषा भी प्रभावित करती है। भाषा आप जानते हैं आत्म के विकास में भाषा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही होता है। तो इस तरीके से भाषा के द्वारा, बातचीत के द्वारा उसके आत्म का विकास होता रहता है। उसके बाद स्पेसिफिक रोल टेकिंग, एक विशेष तरह का भूमिका का निर्वहन करना। कई बार बालक विशिष्ट भूमिका ग्रहण करते हैं, यानी कि वे अपने माता पिता, दादा दादी, दुकानदार, पुलिस आदि की भूमिका करते हैं और वे इस सारी काल्पनिक स्थिति का आनंद लेते हैं। तो वो रोल प्लेइंग के द्वारा भी उसका अलग अलग रोल प्ले करके अलग अलग भूमिका में, चाहे एक माता के रूप में, दादा के रूप में, नाना के रूप में, दादी के रूप में, दुकानदार के रूप में, कोई पुलिस के रूप में, अलग अलग भूमिका करता है और उसको उनको आत्मसात करता है। तो ये एक स्पेसिफिक रोल टेकिंग भी आत्म के कंसेप्ट को प्रभावित करता है। उसके बाद कल्चर एंड पर्सनैलिटी। तो संस्कृति तो हमारी प्रभावित करती है। आप जानते हैं कि संस्कृति शब्द का प्रयोग आचरण के लिए किया जाता है। संस्कृति और व्यक्तित्व का आपस में गहरा संबंध है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी संस्कृति के मुताबिक होगा, यानी कि जैसी संस्कृति होगी वैसे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो ये संस्कृति और व्यक्तित्व आपस में कोरिलेटेड हैं, इनका सहसंबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो संस्कृति और हमारा व्यक्तित्व भी हमारा स्व का निर्माण करने में सहायक होता है या प्रभावित करता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम थोड़ी सी चर्चा ये भी कर लेते हैं नॉलेज के लिए कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं
जिससे हम स्व का विकास कर सकते हैं। तो स्व का विकास करने के लिए एक स्व रेगुलेशन जरूरी है, आत्मनियमन। और आत्मनियमन की कुछ एक विधियां हैं, यानी कि अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने सेल्फ को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, यानी कि अपने व्यवहार का परीक्षण करना। एक व्यक्ति अपने व्यवहार से जुड़े विभिन्न विवरणों को व्यवस्थित रूप से लिखकर अपने स्व के बारे में ज्ञान को संगठित कर सकता है। यानी कि विवरण स्व के कुछ पक्षों को परिवर्तित या परिमार्जित या सशक्त बनाने के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करा सकता है। तो एक जो अपने व्यवहार का परीक्षण करना, उनको नोट करना, अपनी उन बातों को लिखना संगठित करके, तो ये एक अच्छी टेक्निक है अपने व्यवहार को रेगुलेट करने की या अपने आत्म को नियमन करने की। दूसरा है हमारा स्टिमुलस कंट्रोल, यानी कि उद्दीपक नियंत्रण। तो उद्दीपक नियंत्रण एक सीखने का प्रयास है जिसके अंतर्गत कुछ उद्दीपकों को की उपस्थिति में कुछ कार्यों को करना तथा दूसरी तरह के उद्दीपक की उपस्थिति में कुछ कार्यों को ना करना। कभी स्टिमुलस जो हमारे हैं उनकी उपस्थिति में कुछ कार्यों को करना, और कई परिस्थितियों में जो कुछ कार्यों को ना करना। तो इस ढंग से भी हम स्टिमुलस कंट्रोल के माध्यम से अपने सेल्फ को रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। तो यानी कि आत्म पुनर्बलन, आत्म प्रोत्साहन, अपने आप को प्रोत्साहित करना। लोगों को प्राय कुछ व्यवहार सुखद लगते हैं, कुछ दुखद लगते हैं। तो जो सुखद व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं और भविष्य में उसके घटित होने की संभावना की वृद्धि करते हैं, क्योंकि जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको हम प्रमोट करते हैं, उसको हम रीइंफोर्स करते हैं। तो वैसे ही फिर हमारा सेल्फ कंसेप्ट बनता है। तो ये एक पुनर्बलन या आत्म प्रोत्साहन देना, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, हमारे एक अच्छी टेक्निक है अपने सेल्फ रेगुलेशन में। चौथा है सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, आत्म निर्देशन। हम प्राय स्वयं से बातचीत करते हैं, अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, और स्व से जुड़ी धारणाओं तथा व्यवहार प्रतिरूपों में परिवर्तन लाने के लिए इसका व्यवस्थित उपयोग किया गया है। तो स्वयं को निर्देश देने से एक व्यक्ति उस दिशा में व्यवहार करने के लिए दृढ़ता विकसित करता है और आगे बढ़ता है। ये ऑटो सजेशंस बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत हेल्पफुल टेक्निक है हमारे इस सेल्फ रेगुलेशन में, आत्म नियमन करने में, कि हम अपने आप को खुद सुझाव देते रहें, ऑटो सजेस्ट करते रहें। तो ये बहुत ही एक अहम टेक्निक कह सकते हैं कि हमारी एक ऑब्जर्वेशंस, दूसरी स्टिमुलस कंट्रोल, तीसरा सेल्फ रीइंफोर्समेंट, और चौथा सेल्फ इंस्ट्रक्शंस या ऑटो सजेशंस। तो उम्मीद है कि इन हम 4 टेक्निक्स का प्रयोग करके हम अपने सेल्फ को रेगुलेट कर सकते हैं या अपने आत्म को नियमित कर सकते हैं, उनका नियमन कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को अगर कंक्लूड करें तो हम ये समझते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट हैज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारे व्यक्तित्व के विकास में इस आत्म के संप्रत्य का बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रभाव होता है। तो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट रेगुलेट्स आवर लाइफ इन ए बेटर वे। अगर हम अपने स्व के बारे में एक धनात्मक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, एक धनात्मक अभिवृत्ति बना के चलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं, या सरल भाषा में हम अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट का निर्माण करते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास अच्छे से होगा और अच्छी दिशा में जाएगा। तो आत्म का विकास का धनात्मक होना एक हमारे अच्छे व्यक्तित्व की भी निशानी है। तो इस ढंग से हम ये कह सकते हैं कि आत्म विकास का हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है, अर्थात हमारा आत्म का संप्रत्य धनात्मक हो तो हमारी लाइफ एक अच्छी दिशा में संचालित होती है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।